हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। आज की एमसीक्यू सीरीज में अपना क्वेश्चन होने वाला है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। यानी कि नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन किसके थ्रू, यूकैरियोटिक सेल के थ्रू क्या नहीं किया जाता, डायरेक्टली एसिमिलेटेड नहीं किया जाता। एसिमिलेटेड का मतलब होता है जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को किसमें, यौगिक क्रिया के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी भी सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा कौन सा सब्सटेंस है इनमें से जिस सब्सटेंस का यूकैरियोटिक सेल क्या नहीं करती, एसिमिलेट नहीं करती है? आंसर कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड की बात करें कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो अपन ने कल की एमसीक्यू सीरीज में पूछा था प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है। दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेजरली डिफरेंस अपन किसके थ्रू कर सकते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होता है। वहीं अगर अपन बात करें किसमें? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है। सेकेंड अगर डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में क्या नहीं होता? सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल है वो सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कैसे होंगे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 0.5 टू लेके 1.0 माइक्रोमीटर। वहीं अगर अपन बात करें किसकी? यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होने की वजह से इसके अगर साइज की बात करें तो कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 10 to 100 माइक्रोमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है किसका? यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसे एंजाइम, जो एंजाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ओनली किसमें प्रेजेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वो एंजाइम, जो एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कौन सा होगा? एंजाइम नाइट्रोजिनेज। कौन होगा? एंजाइम नाइट्रोजिनेज। वहीं अगर अपन बात करें तो ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज किसमें? यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन किसमें एब्सेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की अगर अपन फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करवाता है? जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को क्या करवा देता है? कन्वर्ट करवा देता है। नाइट्रोजन का क्या करवाएगा? मेटाबॉलिज्म करवा देता है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करवा के इसमें क्या करवा देगा? कन्वर्जन करवा देगा। उस डायरेक्ट नाइट्रोजन जो सेल के थ्रू कंज्यूम नहीं की जा सकती, जिसका सेल के थ्रू एसिमिलेशन नहीं किया जा सकता, उसका क्या करवा दिया जाता है? कन्वर्जन करवा दिया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के थ्रू, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। वहीं अगर अपन बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता? नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसमें डायरेक्टली किसका? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का डायरेक्टली क्या नहीं हो पाता? एसिमिलेशन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है? नाइट्रोजन का डायरेक्टली एसिमिलेशन नहीं हो पाता। सिंपल अगर अपन बात करें एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन क्या होता है?
एनवायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी अपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, जितनी भी अपनी गैसेज हैं, उन गैसेज का बॉडी के थ्रू क्या कर लेना, मेटाबॉलिज्म के थ्रू उन सभी का क्या कर देना, कन्वर्जन कर देना। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन। अब यहाँ पे अपन ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन पे बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, लैक्टेट। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कौन, हम हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट सेल कैसी होंगी, यूकैरियोटिक सेल। लैक्टेट की अगर अपन बात करें तो लैक्टेट क्या काम करवाता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम है, करवाता है। लैक्टेट का क्या हो जाता है, एसिमिलेशन होके लैक्टेट क्या करवाएगा, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। वहीं अगर अपन बात करें तो सल्फेट की अगर अपन बात करें तो सल्फर कंटेनिंग जो एसिड है, उन सल्फर कंटेनिंग एसिड का प्रोडक्शन करवाने के लिए कौन काम आता है, बॉडी में सल्फेट काम में आता है। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या करवाई जाती है, बॉडी सेल को न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो लैक्टेट, सल्फेट और नाइट्रोजनेज तीनों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, वो एंजाइम किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तीनों का क्या हो सकता है, एसिमिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन एनवायरमेंटल है। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करवाने के लिए किसकी नीड होती है, नाइट्रोजनेज एंजाइम की। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम किसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजनेज एंजाइम एब्सेंस होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या नहीं करवा पाती, डायरेक्टली एसिमिलेशन नहीं करवा पाती। डायरेक्टली क्या नहीं कर दे, जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन गैस अपनी बॉडी के थ्रू कंज्यूम नहीं की जाती। यही रीजन है कि जब अपन एनवायरमेंट में से जब क्या करते हैं, एयर का इनहेलेशन करते हैं, तो इनहेलेशन के करने के बाद एनवायरमेंटल जो गैसेज है, उन गैसेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अदर गैसेज, उन गैसेज में से अदर गैस और ऑक्सीजन का क्या कर लिया जाता है, कंजप्शन कर लिया जाता है। नाइट्रोजन जितनी एयर के थ्रू एंटर करती है इनहेलेशन के थ्रू, उतनी नाइट्रोजन वापस से क्या कर दी जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजन का क्या नहीं होता, एसिमिलेशन। नाइट्रोजन का क्या नहीं होता, उपापचय नहीं होता। नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसलिए नाइट्रोजन कैसी है, डायरेक्टली नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन। अपन बात करें किसकी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अपन ने अभी बात की, यूकैरियोटिक सेल के थ्रू किसका एसिमिलेशन नहीं होता, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन, क्या होती है, स्मॉल होती है, देन एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, छोटी, या उनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। व्हाट इज रिलेटिव साइज, व्हाट इज इट्स रिलेटिव साइज। पहली चीज, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, छोटी होती है, स्मॉलर होती है। और उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि उन स्मॉल साइज की प्रोकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज कितना होता है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में सुटेबल एवरेज साइज कौन सा हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, वो आंसर किसमें, कमेंट में पुट करो। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें इनके साइज में डिफरेंस की। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का जब अपन ने डिफरेंस पढ़ा था, तो सबसे पहला डिफरेंस कौन सा होता है, ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से ये दोनों के साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किस किस की वजह से, ट्रू न्यूक्लियस, किसकी वजह से, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और वहीं अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
सेकंड अगर अपन बात करें जो सेल ऑर्गेनल है, वो सेल ऑर्गेनल कैसे होंगे, मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब उनका क्या नहीं होता, वो एक जगह स्टेबल है नहीं होते, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। सेकंड बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट है होता है। दोनों में डेफिशिएंसी की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल का साइज डिक्रीज या स्मॉल होता है, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। वहीं अगर अपन बात करें इन दोनों में नॉर्मल साइज की, तो नॉर्मल साइज की अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल के अगर नॉर्मल साइज की अपन बात करते हैं तो कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 10 to 100 माइक्रोमीटर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का नॉर्मल या एवरेज डायमीटर होता है। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक सेल के डायमीटर की बात करें तो कितना, 0.5 से लेके 5.5 माइक्रो 5.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, स्मॉलर होती है। उसके डायमीटर की अगर अपन बात करें तो 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर, मतलब एवरेज कितना हो गया, 0.12 लेके 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये किसका एवरेज साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज होगा। तो राइट आंसर इज सी, 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर। ठीक है। एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस कौन से सेल ऑर्गेनल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियस, सेकंड गोल्जी बॉडी, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ की बात करें तो राइबोसोम। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर अपन बात करें, राइट आंसर कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन या एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। उस एरोबिक ऑक्सीडेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू किसका जनरेशन होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी की अगर अपन बात करें तो क्या बोलते हैं अपन एटीपी को, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की करेंसी बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में किसको, एटीपी को। एटीपी को सेल की एनर्जी की करेंसी बोला जाता है। तो और एचटीपी कहां से प्रोड्यूस होगी, जब एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। वो सब्सटेंस जो न्यूट्रिशन का काम करवाते हैं, उन्हें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज करवाता है, उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है, जिससे किसका जनरेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा। यहाँ पे एटीपी जनरेशन के लिए अगर अपन बात करें तो मेजरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में 3 तरीके की साइकिल चलती है। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने की वजह से किसका जनरेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में, जो सेल के लिए किसका काम करेगा, फूड का या सेल के लिए न्यूट्रिशन का काम है करवाता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन होने की वजह से क्या होता है, पूरी साइकिल में एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी का जनरेशन मतलब क्या हो गया, एनर्जी करेंसी, यानी कि सेल में किसका प्रोडक्शन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। सेकंड अगर अपन बात करें तो क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू भी किसका जनरेशन होता है, एटीपी का जनरेशन हो रहा है। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एटीपी का जनरेशन होगा। तो इन तीनों साइकिल की वजह से, इस मेटाबॉलिक या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो फूड सब्सटेंस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होकर जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो किसका जनरेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा। सेल में 90% एटीपी का जनरेशन कहां से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं अपन,
पावर हाउस ऑफ द सेल। बॉडी को एनर्जी 90% एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो राइट आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच सेल्यूलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म? क्या होगा? कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट है? सेल्यूलर कंपोनेंट का मतलब सेल ऑर्गेनल। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल है, होता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की बात करें तो अभी अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? एरोबिक। क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होगा? एटीपी का जनरेशन हो रहा था। क्या होगा? एटीपी का जनरेशन। तो वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कौन से ऑर्गेनेल में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट की बात करें, आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। कौन से इस सेल ऑर्गेनल के थ्रू क्या किया जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। ग्लाइकोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? पुट द राइट आंसर इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।